हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के रूप में शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक किन किन गतिविधियों में आदर्श के रूप में होता है, आदर्श क्या है, आदर्श किसे कहते हैं। अगर हम लोग करें तो आदर्श किसी व्यवहार की उत्तम अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श। उसी तरह से अगर हम समाज में आदर्श की बात करें तो समाज के सेवकों में जो आपको सबसे उत्तम लगता हो सेवक, वह आपके लिए क्या कहा जाएगा, आदर्श। अगर हम संत की बात करें, ईश्वर की बात करें तो ये पूरे संसार के लिए आदर्श हैं, ये पूरे संसार के लिए अनुकरणीय हैं। ये अलग बात है कि कोई उनको मानता है या नहीं मानता है। तो जो जिस क्षेत्र में जिस कार्य या जिस गतिविधि के अनुसार जिसको उत्तम रूप मानता है वह क्या कहलाता है, आदर्श कहलाता है। आदर्श का ये तात्पर्य होता है कि आप उस क्षेत्र में कहाँ कैसा बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कैसा स्वरूप चाहते हैं, इसी से संबंधित होता है। जैसे अगर कोई कहता है कि फला शिक्षक मेरा आदर्श है, तो इसका अर्थ यह है कि उस शिक्षक जैसा उसके पास ज्ञान, व्यवहार, आदत, स्वभाव इत्यादि प्राप्त करना चाहता है, तो उससे उसके आदर्श का पता चलता है। अगर हम चले आदर्श की और विशेष रूप में अगर देखें तो जैसे जो बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, माता पिता से ही देखता है, जैसा वो करते हैं वैसा वो करता है, उसका आदर्श माता पिता होते हैं। क्या जीवन पर्यंत रहेंगे माता पिता? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह मानव का स्वाभाविक नेचर होता है कि वह उत्तम अवस्था को पसंद करता है, उत्तम रूप को पसंद करता है, उत्तम व्यवहार को पसंद करता है। ये अलग बात है कि संस्कार बस उसे छोड़ देता है या धारण कर लेता है, यह अलग बात है कि उसका समर्थन करता है कि विरोध करता है, ये अलग बात है कि उसे सुख मिलता है कि दुख मिलता है, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन आत्मा के अंदर स्वभाव से ही अच्छी चीज़ें विद्यमान होती हैं। गुरु क्या करता है, उसी अच्छी चीज़ों को बाहर निकाल कर या उसे परिचित करा करके उसका उपयोग करा करके उसके व्यक्तित्व का विकास कर देता है। तो ये जीवन पर्यंत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छा व्यक्ति आपके टच में आएगा तुरंत आप तुलना शुरू करेंगे, और वह तुलना भले ही आपको कुछ न आए, अपने आप आत्मा बता देगी कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसका नकल करना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि कोई विद्यार्थी मेरा पढ़ाया हुआ भले ही न समझे, लेकिन यह तो अनुमान उसको लग ही जाता है कि इनकी पढ़ाने की शैली क्या है, ये कैसा है, ऐसा अनुमान लग जाता है। आत्मा ज्ञान से भी बहुत बड़ी होती है। फिलहाल में हम आध्यात्म की बातें नहीं कर रहे हैं। फिलहाल में हम आध्यात्म का मतलब ये होता है जिसका अंत न हो, जो शाश्वत हो, जो परम सत्य हो। तो माता पिता हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। रह गई बात कि माता पिता हर कार्य के लिए उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनके कार्य का क्षेत्र दूसरा ज़्यादा होता है। यही कारण है कि उसे विद्यालय में भेजते हैं। जब विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर देखता है शिक्षकों को, तो शिक्षकों को भी देखता है, तो शिक्षकों में भी वो अपने रुचि व्यवहार के अनुसार उसका चुनाव करता है। तो पढ़ाई स्तर पर उसके आदर्श का स्वरूप कुछ और ही मिल जाता है। अगर अच्छे से अच्छे शिक्षक मिलते जाते हैं तो शिक्षकों को ही आदर्श के रूप में देखता हुआ और ज्ञान को ग्रहण करता हुआ, यानी जैसा शिक्षक का स्वरूप उसको पसंद आएगा उस क्षेत्र में उस विषय को ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से जब इस स्तर से भी उसका जीवन काल आगे बढ़ता है तो सामाजिक स्तर पर, यानी कौन सा शिक्षक ज्ञान के संग संग सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रखता है, ज़्यादा सेवा करता है, ज़्यादा समर्पित है, उसमें देखता है आदर्श को, यानी उत्तम अवस्था को। फिर समाज से आगे बढ़ कर के वह देश राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर देखता है, समाज सेवकों के रूप में देखता है, अपने पसंद के अनुसार देखता है कि कौन हमारा आदर्श होगा, कौन हमारे इच्छा अनुसार हमारे कर्मों का उत्तम रूप होगा, उसमें देखता है। फिर वह विश्व स्तर पर देखता है कि कौन संसार के लिए किया है। फिर उसके बाद वह धर्म के स्तर पर या ईश्वर के स्तर पर, आस्तिकता है तो ईश्वर के स्तर पर या संतों के स्तर पर वह अपने आदर्शों को देखता है। और अगली बात, वह नास्तिक है तो अलग बात है, धर्म के पास नहीं जा कर के राष्ट्र स्तर, विश्व स्तर, समाज स्तर पर ही वो अपने आदर्श को खोजता है। इस प्रकार से जिस छात्र की जैसी क्षमता होगी उसके आदर्श का स्रोत उस स्तर पर होगा, उसके आदर्श का स्रोत उस स्तर पर होगा। ये अलग बात है कि उसके आदर्श का प्रभाव
राष्ट्र स्तर पर है, विश्व स्तर पर है, समाज स्तर पर है या पूरे विश्व स्तर पर। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है भगवान को ही सबसे ज़्यादा प्रिय, बहुत ज़्यादा भगवान का उनको प्रिय है, तो वो पूरे समझिए उसका आदर्श विश्व स्तर का यानी ब्रह्मांड स्तर का है। अगर किसी को जो है गुरु ज़्यादा पसंद है तो उसका आदर्श संत स्तर पर ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी स्तर आदर्श के रूप में आप देख सकते हैं। ये जितने भी हैं आदर्श ज्ञान के क्षेत्र में या व्यवहार के क्षेत्र में, वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको शिक्षा ही देते रहते हैं, आपके जीवन शैली को, आपके कार्यशैली को सिखाते ही रहते हैं। इसलिए शिक्षक की अगर व्यापक अर्थों में अर्थ लिया जाए तो जहाँ से हम अपने गुणों का विकास और व्यक्तित्व का विकास करते हैं वह सभी क्या हैं, शिक्षक के रूप में आदर्श हैं। परंतु हम लोग शिक्षण अधिगम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था का तात्पर्य ये होता है कि शासन प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा जो भी पाठ्यक्रमों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उसको अध्ययन अध्यापन के लिए जो भी औपचारिक रूप से व्यवस्था की गई है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम व्यवस्था कहते हैं। यानी जो हम लोगों का विद्यालय है जिसमें पाठ्यक्रम निश्चित है, विषय निश्चित है, विद्यार्थी निश्चित है, अध्यापक निश्चित है, समय निश्चित है, उसकी परीक्षा निश्चित है और उसका मूल्यांकन का समय निश्चित है। यानी शिक्षा के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सुनिश्चितता के अंतर्गत जो अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों में अगर जो विद्यार्थी चुनाव करता है अपने आदर्श का, अपने शिक्षक का, वह क्या कहलाता है, उस विद्यार्थी के लिए आदर्श शिक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, उस विद्यार्थी के लिए वह शिक्षक क्या कहलाता है, आदर्श कहलाता है। अब शिक्षक बहुत सारे हैं तो सभी शिक्षक सभी विद्यार्थी के लिए आदर्श होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी हम लोग सामान्य अर्थों में ही इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि जो है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका एक आदर्श के रूप में क्या होती है, उसको अगर हम लोग देखें तो उसको सामान्य अर्थों में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। पहला है ज्ञान। चूँकि जो पढ़ाता है अध्यापक आपको विद्यालयों में, स्कूलों में या फिर प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक या और भी जो भी स्तर है, उसमें जो है ज्ञान के रूप में शिक्षक क्या होता है, विद्यार्थियों का आदर्श होता है। ज्ञान का क्या मतलब होता है, उसके पास जानकारी कैसी है, उसके जानकारी की क्रमबद्धता कैसी है, क्या सभी चीज़ों को रिलेट करके जानता है, उसके रूप में वो आदर्श होता है। प्रस्तुति, पढ़ाने की शैली के रूप में आदर्श होता है। यानी अध्यापक अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से रुचि लेते हुए विषयों को ध्यानपूर्वक वो पढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए शिक्षक जो है ज्ञान देने के रूप में या ज्ञानदाता के रूप में एक आदर्श होता है, क्योंकि वह अधिक जानता है, विद्यार्थी कम जानते हैं। इसलिए ज्ञानदाता के रूप में या ज्ञान के रूप में शिक्षक क्या होता है, आदर्श होता है विद्यार्थी का। दूसरा अगर हम बात करें जीवन शैली, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन शैली क्या है, यानी उसके बोलने का ढंग, चलने का ढंग, उठने बैठने का ढंग और व्यवहार करने का ढंग, उसका वेशभूषा, उसका हाव भाव, उसके द्वारा जो आदर मान सम्मान एक दूसरे का किया जाता है, मिलनसार प्रवृत्ति इत्यादि जो भी उसकी जीवन शैली है, उस जीवन शैली को भी विद्यार्थी क्या करता है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखता है, उस पर नज़र रखता है। क्योंकि विद्यार्थी जो है बाल्यावस्था में सीखने की अवस्था में होता है। यही कारण है कि उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वह अध्यापक को ज्ञान के रूप में भी वो देखता है, आदर्श के रूप में, उसके जीवन शैली को भी क्या करता है, आदर्श के रूप में देखता है। इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि अध्यापक जो है जीवन शैली के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी वह व्यवहार के क्षेत्र में भी या जीवन शैली के क्षेत्र में भी लाइफ स्टाइल के रूप में भी वो आदर्श होता है। तीसरा है कार्यशैली। अध्यापक सही कार्य करता है, पढ़ाने का कार्य, न्याय, शीघ्रता, यानी जो कार्य करता है वो जल्दी कर लेता है, एक्सपर्ट है, वह अभ्यस्त है। मतलब ऐसा नहीं कि गलती हो रही तो चिढ़ने लगे, गलती होगा तो अभ्यास के माध्यम से सहन करते हुए उसे दूर करने का कार्य करेगा। यानी कहने का हमारा मतलब ये है कि कार्यशैली, वह पढ़ाने का शैली कैसा है उनका, और कोई
पाठ्य सहगामी क्रिया होती है, जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं, उसमें उसकी कार्यशैली क्या है, समाज में उसकी कार्यशैली क्या है, उसके व्यक्तिगत आदतों के रूप में उसकी क्या कार्यशैली है, यानी कार्यशैली के भी रूप में अध्यापक क्या होता है, विद्यार्थी का आदर्श होता है। यानी सही कार्य, न्याय, शीघ्रता, अभ्यास, स्वभाव से ही मेहनती होना, परिश्रमी होना, सेवा मतलब दूसरे का सेवा करना हो तो कामचोर नहीं है, बल्कि सेवा करता है, सहयोग करता है और त्याग करता है, अपने समय का त्याग करके दूसरे को जो सहयोग प्रदान करता है या सहानुभूति रखता है या जो कुछ भी वो रखता है, वह उसकी कार्यशैली कहलाती है। तो जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के भी रूप में शिक्षक क्या होता है, विद्यार्थी का आदर्श होता है। विद्यार्थी को क्या करता है, सिखाता है, विद्यार्थी को वैसा बनाता है। इसीलिए कार्यशैली के रूप में भी अध्यापक क्या होता है, विद्यार्थी का आदर्श होता है। जितना ही कार्य उत्तम होगा, व्यवस्थित होगा, सही होगा, न्याय युक्त होगा, समाज और विद्यार्थी के कल्याण के लिए होगा, उन समस्त गतिविधियों को विद्यार्थी क्या होता है, धारण करता जाता है, देखता जाता है धीरे धीरे। जैसे आप लोग बढ़ते हो, डेली बढ़ते हो, पता नहीं चलता कि हम कब बड़े हो गए। उसी तरह से इन समस्त यानी ज्ञान, जीवन शैली, कार्यशैली इत्यादि पर विद्यार्थी देखता है, उसका नज़र उस पर रहती है या अनायासी उस पर किसी न किसी माध्यम से ध्यान जाता है, जिसके कारण से वह अनायासी वह शक्ति, वह स्वभाव, वह व्यवहार प्राप्त करता जाता है। इसलिए कार्यशैली के रूप में भी जो है विद्यार्थी का आदर्श शिक्षक होता है। जैसे नहीं होता है, वो शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बड़ा जल्दी पढ़ा लेते हैं, बड़ा सही पढ़ा लेते हैं, तो ये हुआ कार्यशैली के रूप में उसका आदर्श शिक्षक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही शिक्षक, ज्ञान है आप न दीजिए तो आपको विद्यार्थी आदर्श ही नहीं मानेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान होने के संग संग कार्य भी होना चाहिए, उसका आपका व्यवहार भी होना चाहिए, तब वो शिक्षक आदर्श के रूप में बनता है। उसी तरह से अगर हम चौथे की बात करें, सहयोगी के रूप में, जैसे विद्यार्थियों के दुख के संग दुखी होना, विद्यार्थियों के सुख के संग सुखी होना, सभी सही कार्यों में, सही व्यवहारों में, उसे हम क्या कहते हैं, सहानुभूति रखना। विद्यार्थी को नहीं आया, दुखी हो गया, तो शिक्षक उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उसे क्या करता है, उसे उसके दुख के संग उसको प्रसन्नता पूर्वक समस्या का समाधान करता है, अलग बात है, लेकिन उसके दुख का मजाक वो नहीं उड़ाता कि चलो तुमको कुछ नहीं आता। निगेटिव पुनर्बलन नहीं देता, बल्कि पॉजिटिव पुनर्बलन देता है, धनात्मक पुनर्बलन देता है। कहने का मतलब ये सहानुभूति रखता है, उसके विद्यार्थी का जो अपराध होता है उसे क्षमा करते हुए उसे दूर करने का, यानी उसके गलती को क्षमा करते हुए उसे सही सिखाने का, सही कार्य सिखाने का प्रयास। उसी तरह से उदारता भी रखता है। अगर विद्यार्थी कहीं कुछ उसको कमी रह गई है जिसकी वजह से वह सफल नहीं हो पा रहा है, या विद्यार्थी के अंदर जो कमी रह गई है जिसकी वजह से वह आगे का कार्य नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक अलग से समय दे करके उदारतापूर्वक उसको आगे प्रमोट करने में या आगे सिखाने में सहयोग करता है। यानी सहनशीलता भी होती है। अध्यापक विद्यार्थियों के गलती होने पर उसके कष्ट को भी सह जाता है, तब वह सहयोग करता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अध्यापक विद्यार्थियों के संग मित्रवत भी व्यवहार करता है और उनके ज्ञान, व्यवहार, सोच को नियंत्रण का भी कार्य करता है। इन समस्त गतिविधियों में अध्यापक क्या होता है, सहयोगी रूप में होता है। तो सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से भी अध्यापक क्या होता है, उनके आदर्श के रूप में होता है। आगे चलें, सामाजिक रूप में अगर हम बात करें तो समाज में अध्यापक, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच संबंध, अध्यापक और अन्य स्टाफ के बीच संबंध, अध्यापक, राष्ट्र और समाज के बीच संबंध, अन्य रिश्तेदारों संबंधों के बीच, यानी संबंधों का किस प्रकार महत्व देना है, संबंधों को किस प्रकार निर्वहन करना है, संबंधों के प्रति कार्यों को किस प्रकार कराना है, यह भी अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी सीखता है या अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई पाठ्यक्रम की गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। सभ्यता, अध्यापक जितना ही सभ्य होगा विद्यार्थी भी सभ्य होंगे। प्रतिष्ठा, मान सम्मान को जितना महत्व देगा विद्यार्थी भी महत्व देते हैं। राष्ट्र प्रेम, अध्यापक की अगर व्यापक सोच है, व्यापक रूप से वह राष्ट्र प्रेमी है या राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति कल्याण संबंधी कार्य या राष्ट्र के महान विभूतियों को याद करता है, बताता है, वैसी उस ढंग से प्रेरित करता है, तो अध्यापक राष्ट्र प्रेम को भी विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थियों के लिए आदर्श बन जाता है। उसी तरह से त्याग, मानव कल्याण के लिए वो क्या सोचता है, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए वो जो बताता है, उसके रूप में भी विद्यार्थी का आदर्श होता है। स्त्री सम्मान, वास्तव में स्त्री का जो सम्मान है ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्त्री का सम्मान ये सिद्ध करता है कि पुरुष उससे बड़ा है। अगर पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता तो वह स्त्री से छोटा है।
कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि स्त्रियों के सम्मान में जितनी वृद्धि करेगा अध्यापक, उतना ही मात्रा में स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, उतना ही मात्रा में विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, आदर्श का रूप होगा, उत्तम व्यवहार, उत्तम स्त्री के प्रति गतिविधियों या व्यवहारों का वह आदर्शात्मक रूप होगा। उसी तरह से समाज की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, धन संपत्ति की सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा इत्यादि जो सुरक्षात्मक गतिविधियां हैं किसी भी क्षेत्र से संबंधित, उसके विषय में भी अध्यापक क्या करता है, पाठ्यक्रमों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से भी वह आदर्श बनता है विद्यार्थियों का। वास्तव में आदर्श के रूप में शिक्षक का कोई एक व्यवहार नहीं है, वह शिक्षक का अनेक व्यवहार है। उन अनेक व्यवहार में से जितना मुझे भगवान ने समझाया या जितना उन्होंने प्रेरणा दी, उन सभी को मैंने लिखने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा भी है। अगर जिसका ईश्वर जो है, ईश्वर ही आदर्श है, विधाता ही आदर्श है, संत ही आदर्श है, महान दार्शनिक, महान समाज सेवक ही आदर्श हैं, तो वे सभी आदर्श जो है, वे सभी जो आदर्श हैं, आदर्श आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। वास्तव में आदर्श क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है, कर्तव्य करने का स्रोत होता है। यानी इसीलिए तो मैंने ये बताया, जीवन से कर्तव्य, परिश्रमी, कर्तव्य निष्ठा जिसको कहें, वो आपके कर्तव्य निष्ठा का स्रोत होता है, आपके सोच समझ और व्यक्तित्व के निर्माण का स्रोत होता है। इसलिए इन सभी प्रेरणाओं का जन्म विद्यालय में ही होता है। यही कारण है कि अलग बात है कि आप शिक्षक से अधिक अच्छे और अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो आपका आदर्श बदल जाता है, लेकिन जो कुछ भी आपका आदर्श बदलता है वह वास्तव में आपके लिए शिक्षक के ही रूप में होता है। अगर सूक्ष्म स्तर पर देखें तो भी शिक्षक आदर्श है, सामाजिक स्तर पर देखें तो भी शिक्षक आदर्श है, ब्रह्मांड और विश्व स्तर पर देखें तो भी शिक्षक आपका आदर्श है। क्योंकि शिक्षक आपके गतिविधियों को सिखाने का, समझाने का, बताने का, चलाने का, अनुकरण करने का और आत्मसात करने का स्रोत है। ये अलग बात है कि वह स्रोत माता पिता में होगा या आपके विद्यालयी जीवन से संबंधित होगा या सामाजिक जीवन से संबंधित होगा या राष्ट्र देश से संबंधित होगा या विश्व स्तर पर संबंधित होगा या धर्म यानी आध्यात्मिक स्तर पर, अध्यात्म विद्या ही सर्वोत्तम विद्या होती है, या आध्यात्मिक स्तर पर आपका वह शिक्षक आपका स्रोत होगा। फिलहाल में मैंने इसमें जो लिखा है, जो शब्द का हमने चूज किया है, उसमें विद्यालयी स्तर पर ही यह सिद्ध करने के लिए कि शिक्षक किन किन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी के लिए आदर्श बनता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब आप बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है, कमी को बताते हो तो और अच्छा लगता है, क्योंकि कमी को छुपाने से बुराई बढ़ जाती है और वह बुराई विनाश कर देती है। इसलिए आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।